वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। अध्याय 322। क्या आप इसे अभी आजमाना चाहेंगे? कैसे? क्या तुम जा रही हो? रेड फॉक्सेस गिल्ड की लड़कियां हैरान रह गईं जब उन्होंने ईदान और एरेबेल को ये जगह छोड़ने का इरादा जताते सुना। और इन सब से कौन निपटेगा? यारा ने गांव और द्वार की ओर इशारा करते हुए पूछा। अरसलान और आप? एरेबेल में शांति से उत्तर दिया। क्या मैं? अरसलान इस बात से हैरान था कि उसकी अपनी बहन और होने वाले बहनोई सारी जिम्मेदारी उस पर डालने की योजना बना रहे थे, जबकि वे खुद भागने वाले थे। तुम्हारा क्या मतलब है? इस जगह हमसे जो भी जरूरी था वो हम कर चुके हैं। हमें अभी और भी काम पूरे करने हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा, ईदान ने साफ साफ कहा। वो ये भी कहना चाहता था कि अगर अरसलान ना होता तो वो शायद ही इस मामले में दखल देते। अरसलान जो कुछ हुआ था और कैसे वो लगभग पकड़ा गया था, सब याद करके चुप हो गया। अगर उसकी बहन और होने वाले जीजा ना होते तो शायद वो यहाँ खड़ा ना होता। परिणामों से निपटना ही कम से कम वो उनके लिए कर सकता था। एरेबेल ने अपने छोटे भाई को बुलाया और जाने से पहले उससे कुछ बातें की। ईदान ने रेड फॉक्सेस की लड़कियों की बातें सुनी जो इस जवाब से संतुष्ट नहीं थीं और लगातार शिकायत करती रहीं। लड़कियों, ना सिर्फ जानवरों की लहर से निपटने में बल्कि हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद करने के लिए तुम्हारी फिर से शुक्रिया। हालांकि अब मुझे जाना होगा, ईदान ने उनकी ज्यादातर शिकायतों को अनदेखा करते हुए कहा। जाने से पहले उसने लड़कियों का फिर से शुक्रिया अदा किया। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। अगर भविष्य में आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो कृपया इस युवक या आयरीन से संपर्क करें और वे मुझसे संपर्क करेंगे। अगर मैं आपकी परेशानी को संभाल सकता हूं तो मैं हार नहीं मानूंगा और आपकी मदद ज़रूर करूंगा। ईदान ने लड़कियों को मंच दिया और एरेबेल के अरसलान से बातचीत के बाद नेट के साथ गांव से बाहर निकल गया। पहले तो वो पैदल चले, लेकिन जब वे काफ़ी दूर चले गए तो नेड ने एक वाइवन का रूप धारण किया और ईदान और एरेबेल को अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश में उड़ गया। वो रुम्बस की ओर बढ़ा, अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया ताकि किसी भी क्षण आने वाली सेना से न टकरा जाए। बेले, मुझे माफ़ करना, हमें इतनी जल्दी जाना पड़ा, ईदान ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा। वो समझ गया था कि एरेबेल के मन में अपने छोटे भाई के लिए ढेरों सवाल थे और साथ बिताया गया समय काफ़ी नहीं था। माफ़ी मत मांगो डैन, मुख्य बात यह है कि अरसलान ठीक है, एरेबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसकी बाहों में बहुत सहज महसूस करते हुए। हमारे पास बातें करने के लिए बहुत समय होगा। ठीक है, ईदान को भी उसे गले लगाने में बहुत सहजता महसूस हुई। वैसे डैन, मैंने अंततः ये कर दिखाया, मैंने अपने वंश पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। क्या सच में? ईदान को सुखद आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसे और भी कसकर गले लगाया, उसकी खुशी में शामिल होते हुए। आखिरकार दोनों अपनी पहली वंशावली पर महारत हासिल कर पाए, जो हालांकि ढेरों समस्याएं लेकर आई थी, लेकिन उस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। क्या आप दूसरी वंशावली को अनलॉक करना चाहते हैं? ईदान ने पूछा। अगर मैं ना कहूं तो झूठ बोलूंगा, लेकिन सोचने के बाद मैंने इंतजार करने और तुम्हें पहला अधिकार देने का फैसला किया। और हाँ, तुमने खुद कहा था कि दूसरी वंशावली को अनलॉक करने में लगभग 7 दिन लगते हैं। हाँ, ये सिस्टम की अनुमानित गणना थी, ईदान ने सिस्टम से प्राप्त जानकारी का उल्लेख करते हुए पुष्टि की। जब आप इसमें व्यस्त रहेंगे तो रिजी का क्या होगा? एरेबेल ने अपने छोटे बच्चे के बारे में सोचते हुए पूछा। मुझे खुशी है कि तुम्हें उसकी याद आई, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है और धीरे धीरे उसके लिए खून की आपूर्ति शुरू कर दी है। फिर वो एक पल के लिए रुका, आह भरी, और आगे बोला, लेकिन उस दौरान मेरे पास पर्याप्त खून तैयार करने का समय नहीं था। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो बोतल से खून पिएगी या नहीं। मैंने अभी तक इसकी जांच नहीं की है। इसीलिए मैंने तय किया है कि जब तक आप व्यस्त हैं मैं बच्चे की देखभाल करूंगी। भाग्य से उसे मेरा खून पसंद है और जब तक आप उपलब्ध नहीं होंगे वो भूखी नहीं रहेगी। एरेबेल ने प्रस्ताव रखा। धन्यवाद बेले। अब एरेबेल की सहमति से उसे रिजी के लिए आवश्यक खून के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तो सिर्फ तुम ही हो जिसे उसकी देखभाल करनी है। मैं भी उसकी देखभाल करने वाली हूँ। आखिरकार वो हमारी दत्तक बेटी की तरह है। एरेबेल ने अंतिम शब्द थोड़े धीमे स्वर में, थोड़े शर्मिंदा होकर कहे। अच्छा, ईदान ने एरेबेल के कथन से प्रसन्न होकर सहमति व्यक्त की। अपनी वंशावली की बात करें तो क्या आप इसे प्राप्त करने में सफल हुए? वंशावली के विषय पर लौटते हुए ईदान ने पूछा। बेले, ईदान ने पुकारा, ये देखते हुए कि एरेबेल चुप थी। मुझे नहीं पता डैन,
एरेबेल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। मैंने अभी तक आइस वाल्करी में बदलने की कोशिश नहीं की है। इतनी चिंता मत करो बेले, मुझे यकीन है कि तुम सफल होगी और तुम ये कर पाओगी, एरेबेल की चिंता देखते हुए ईदान ने कहा। फिर रात्रिकालीन उत्तरी सौंदर्य को देखते हुए, जहां बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी और विशाल विस्तार को ढंक रही थी, उसने सुझाव दिया, क्या आप इसे अभी आजमाना चाहेंगे? मेरी राय में ये क्षेत्र आपके और आपके वंशज के लिए बिल्कुल अनुकूल है, ईदान ने कहा। नहीं डैन, बेहतर होगा कि हम यहाँ ऐसा ना करें, एरेबेल ने आपत्ति जताई। तुम्हें पता है कि जब अग्नि क्षेत्र और अपने वंश पर नियंत्रण पाने और ज्वाला आत्मा का रूप धारण करने के बाद उसने जो अराजकता फैलाई थी, उसे याद करते हुए ईदान ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया और एरेबेल की चिंताओं से सहमति जताई। वो इस बात को लेकर यकीन नहीं था कि अग्नि क्षेत्र का असल कारण क्या था, अपने वंश पर नियंत्रण और पागलपन ऊर्जा का विस्फोट या ज्वाला आत्मा के एक नए रूप का उदय। शायद दोनों ही कारकों ने भूमिका निभाई हो। तुम्हें याद है कि गुरु और अन्य कितने आश्चर्यचकित हुए होंगे जब उन्हें पता चला कि तुमने आत्मा का रूप धारण कर लिया है? एरेबेल ने ईदान से पूछा। जरूर याद है, मुझे मेलिसा और सियरा की शक्लें अच्छी तरह से याद हैं। मैं लिम्बो लौटने के बाद मालिक और अन्य की मौजूदगी में ऐसा करना चाहती हूँ, एरेबेल ने थोड़ी शरारत भरी आवाज में कहा। अगर मैं सफल हो गया तो मैं उनकी प्रतिक्रिया दिखना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम किसी विलन की तरह दिखती हो? ईदान ने लगभग हंसते हुए पूछा। ये कहना कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है एक बात है, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसा करना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, यही तो बात है डैन, एरेबेल ने ईदान की बातों पर थोड़ा हंसते हुए कहा। मुझे गलत मत समझना, मैं उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहती। मैं इसलिए ऐसा करके दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। इसके अलावा एरेबेल को उम्मीद है कि मेलिसा और सियरा अपनी आंखों से देखकर कुछ समझ पाएंगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब एरेबेल सफल हो और अपनी योजनाओं को अंजाम दे सके। अच्छा, ईदान ने एरेबेल से सहमति व्यक्त की और अब वो लिम्बो लौटने के लिए उत्सुक था, ये देखने के लिए कि क्या वो सफल हो सकती है। मन ही मन उसे विश्वास था कि एरेबेल सफल होगी और उसकी प्रगति के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। अध्याय 323। क्या मैं? एरेबेल से थोड़ी बातचीत के बाद ईदान आराम से लेट गया, उसे गले लगा लिया और उसके शरीर की ठंडक महसूस करने लगा। दूसरी ओर एरेबेल अपने वंश के प्रभाव से ईदान से निकलने वाली सुखद गर्मी का आनंद ले रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे दोनों कैसे सो गए। युद्ध ने उन्हें, खासकर ईदान को, बहुत थका दिया था। हालांकि रैंक 4 की गोली ने उसे ठीक होने में मदद की, लेकिन एरेबेल के बगल में इतने आरामदायक माहौल में होने के बावजूद ईदान अपनी तंद्रा को रोक नहीं पाया। उसका मन बिना किसी प्रतिरोध के हार मान गया। जब वे जागे तो उन्होंने उत्तरी रात्रि आकाश और दूर स्थित रंबस शहर की चमकदार रोशनी देखी। नेड बिना किसी देरी के शहर के पास पहुंचा और ईदान के इशारे पर हवा में सियरा को रूप धारण कर लिया। रात जैसे काले पंख फैलाकर उसने ईदान और एरेबेल को पकड़ लिया और भेस बदलकर तेजी से शहर की ओर उड़ चला। नेड को एक बेहद जानी पहचानी शक्ल में बदलते देख एरेबेल हैरान रह गई। वो अवाक रह गई और ईदान की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी, जवाब की प्रतीक्षा में। बेले, बात यह है कि ईदान ने अपने विचार छिपाए बिना शुरू किया। उसने परफेक्ट डोपलगैंगर्स की क्षमताओं के बारे में बात की और ये बताना नहीं भूला कि उन दोनों को नेड और बेरा के लिए एक नियम बनाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं डैन, हमें वास्तव में नियमों पर काम करने की आवश्यकता है। एरेबेल ने ईदान के सुझाव से सहमति जताई। एरेबेल को भी ईदान की सी ही चिंताएं थीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नेड किसी सुंदरी का रूप धारण करके ईदान का ध्यान आकर्षित करेगा, खासकर अगर वो उसके करीबी और परिचित लोगों का रूप धारण कर ले। ऐसा कृत्य अनजाने में ही ईदान और उसकी उनके बारे में राय खराब कर सकता था। इसकी कल्पना मात्र से ही उसे बुरा लग रहा था। हमेशा की तरह सियरा का भेस बिल्कुल सही था और दंपति बिना किसी कठिनाई के अपने आलीशान होटल के कमरे में लौट आए। सुबह होने को थी, लेकिन सूर्योदय अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक समय पर, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में प्रवेश कर ही पाया था कि तभी उसे रिजी से उसका खून पीने की इच्छा के बारे में जवाब मिला। रिजी? एरेबेल ने उसकी बातें सुनकर पूछा। ईदान ने सिर हिलाया और तुरंत छोटे बच्चे को बुला लिया। क्या मैं? एरेबेल ने आशा भरी नज़रों से ईदान की ओर देखते हुए पूछा। जरूर, लो, कोशिश करो। ईदान ने रिजी को एरेबेल की ओर खींचा, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि वो छोटी लड़की उसकी उंगली ढूंढ रही थी। एरेबेल ने रिजी को गोद में लेने से पहले उसे धीरे से छुआ और बच्ची ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने एरेबेल की उंगली पकड़ी, उसे सूंघा और उसकी आंखें चमक उठीं।
बिना एक पल भी हिचकिचाए उसने उसे काटा और लालच से एरेबेल का खून पीने लगी। इस बात से प्रसन्न होकर कि रिजी ने तुरंत उसका खून पीना शुरू कर दिया और उसे मना नहीं किया, एरेबेल ने सावधानीपूर्वक उसे ईदान के हाथों से ले लिया और उसकी निगाह के नीचे उसे खिलाना शुरू कर दिया। हे, किसी कारण से पिछली बार से एरेबेल को रिजी बहुत पसंद आने लगी थी और वो उस बच्चे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी जो लालच से उसका खून पी रहा था। उसका ख्याल रखना और मैं जाकर अपने आप को साफ कर लूंगा, ईदान ने कहा। वो अपने सामने देख रहे सुंदर चित्र का पूरा आनंद ले रहा था। अच्छा, एरेबेल ने खुशी से सहमति जताई। नेड, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, ईदान ने नेड को वापस अपने तारे पर बुलाते हुए कहा। एरेबेल को रिजी के साथ गोद में छोड़कर ईदान जल्दी से नहाया और कपड़े बदले। बाथरूम से बाहर आकर उसने देखा कि एरेबेल अभी भी रिजी पर मोहित थी और उसने नाश्ते के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाने का फैसला किया। एरेबेल रिजी की देखभाल करते करते थक गई और उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। रिजी थक गई और उसकी बाहों में ऊँघने लगी। डैन, उसने मानसिक संपर्क के माध्यम से ईदान को पुकारा और तभी उसे पता चला कि उसने पहले ही नहा लिया था, कपड़े बदल लिए थे और खाना भी लगभग बना लिया था। क्या वो सो रही है? ईदान ने खाना बनाते हुए ऊपर देखते हुए पूछा। हाँ, एरेबेल ने उत्तर दिया। तो थोड़ी देर और पकड़े रहो, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं उसे उठा लूंगा, ईदान ने अपने काम पर लौटते हुए पूछा। ठीक है, अब अपना समय लो, एरेबेल ने सहमति जताई और रिजी को धीरे से गोद में लेते हुए उसके कान में धीरे से कुछ कहने लगी। खाना बनाने के बाद ईदान ने रिजी को उठाया और उसे वापस स्टार के पास लौटा दिया। एरेबेल जल्दी से बाथरूम में जाकर साफ सफाई करने लगी। जल्द ही वो बाथरूम से बाहर आ गई, अपने लंबे गीले बाल सुखाते हुए, और बाथरूम में उसे एक नए रूप में देखकर ईदान थोड़ा भ्रमित हो गया और नजरें नहीं हटा सका। एरेबेल ने उसका ध्यान देखा और संतुष्टि से मुस्कुरा दी। जब वो मेज पर आई और देखा कि ईदान ने क्या तैयार किया था तो वो उसकी ओर देखकर खुशी से उसके सामने बैठ गई। एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए उन्होंने आराम से खाना खाया और बाकी का समय पूरी तरह आराम से बिताने का फैसला किया। फिर अपनी क्षमता वापस ले ली। बिना कुछ सोचे समझे वो बस बड़े पर्दे पर फिल्में देख रहे थे, उस पल का आनंद ले रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने काफी समय से कोई फिल्म नहीं देखी थी और उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। ईदान और एरेबेल फिल्म देखने में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सूरज उग गया है। अगली फिल्म के दौरान ईदान को अचानक याद आया कि उसने यूलिया और अन्य लोगों को उनकी दुनिया से कुछ चीजें लाने का वादा किया था। शायद हमें जाने से पहले खरीदारी करनी चाहिए, मास्टर और बाकी के लिए, ईदान ने सुझाव दिया, और इस विचार से एरेबेल की आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं, वो सहमत हो गई। जैसे ही फिल्म समाप्त हुई उन्होंने जल्दी से अपने आप को साफ किया, मास्क पहना और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कर्मचारियों की निगाहों के सामने होटल से बाहर निकल गए। होटल से निकलकर एक सुनसान गली में पहुंचने पर संभावित परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने फिर से अपना रूप बदल लिया। शहर की रक्षा करते समय ईदान ने अपना एथिन गोल्डविंग वाला व्यक्तित्व अपनाया था और कई लोग उसे पहले से ही जानते थे। अपना रूप रंग और कुछ कपड़े बदलने के बाद वो निश्चिंत होकर काम करने लायक दुकानों की तलाश में निकल गए। कल शहर को तबाह करने की धमकी देने वाले जानवरों के हमले के बावजूद कुछ दुकानें पहले से ही खुली हुई थीं। ईदान व एरेबेल को खरीदने के लिए कुछ चीजें दी और वो भी उसके साथ जाता था। बीच बीच में अपनी राय भी देता था। दंपति के पास काफी पैसे थे, इसलिए उन्हें चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने वो सब कुछ खरीद लिया जो उन्हें लगा कि दूसरों को पसंद आएगा, और एक बार में एक नहीं बल्कि एक साथ कई, बिना इस बात की चिंता किए कि वे उनके स्टोरेज में फिट होंगे या नहीं। अपनी यात्रा के अंत में उन्हें सिस्टम से एक सूचना मिली, होस्ट टेलीपोर्टेशन उपलब्ध है। बिना समय गंवाए दोनों सहमत हो गए और 10 मिनट बाद ईदान और एरेबेल, जो कल ही लिम्बो से लौटे थे, पुनः टेलीपोर्ट हो गए। अध्याय 324, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और आप वापस आ गए हैं, सिएरा ने सुखद आश्चर्य से कहा जब वो ईदान और एरेबेल से मिली जिनकी गोद में बच्ची इजी थी। अच्छा, कुछ हुआ है बहन? एरेबेल जल्दी से सिएरा के पास जाकर इजी को देखने लगी। बाकी लोग कहाँ हैं? ईदान ने इधर उधर देखते हुए पूछा, लेकिन सिएरा के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि लुसिंडा और गर्भवती हीरो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सिएरा ने संक्षेप में बताया, दोनों नुकीले कान वाले जमीनिया के पीछे चले गए और गोरा वाला एक कमरे में गर्भवती महिला की देखभाल कर रहा है। क्या वो शांत हो गई है? ईदान ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? सिएरा ने पूछा,
और जब ईदान और आराबेल ने उसकी मुस्कान देखी तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उन्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तो इस बार क्या हुआ? सिएरा ने आराबेल को गौर से देखते हुए उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखते हुए पूछा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती बहन, आराबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन चलो दूसरों का इंतजार करते हैं, मैं अपनी बात दोहराकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती, हम पहले से ही जल्दी में हैं। अच्छा, सिएरा ने सहमति जताई। वो अभी भी आराबेल में हो रहे बदलावों के बारे में सोच रही थी। कुछ तो उसका ध्यान आराबेल की ओर खींच रहा था, पर वो कह नहीं पा रही थी क्या। जमीनिया ने शायद तुम्हारे आने की सूचना पहले ही दे दी होगी, इसलिए वे जल्दी वापस आ जाएंगे। जैसा कि सिएरा ने भविष्यवाणी की थी, मिलिका और यूलिया को मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। गुरु, यूलिया, आराबेल ने मिलिका और यूलिया को आते देखकर कहा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक दूसरी मिलिका भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। क्या मैं यही सोच रही हूँ? आराबेल ने पूछा और मिलिका की मुस्कुराहट और सिर हिलाकर उसे बधाई देने का मन बनाया। बधाई हो गुरुजी, आपके पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। धन्यवाद आराबेल, और आपका पुनः स्वागत है, मिलिका ने कहा और उसका अभिवादन करना नहीं भूली। मास्टर बधाई हो, ईदान की आवाज़ आई जो मिलिका को बधाई देने के लिए आगे आया। धन्यवाद ईदान, और आपका भी स्वागत है, मिलिका ने बधाई स्वीकार करते हुए कहा। जेमेनिया कहाँ है? उसने दूसरों के बीच ना पाकर पूछा। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत है? जेमेनिया अचानक प्रकट हुई, जिससे ईदान आश्चर्य से उछल पड़ा। अब ऐसा मत करो जेमेनिया। अन्य लोगों ने ये देखा तो वे केवल मुस्कुराए तथा देखा कि ईदान के जेमेनिया के अचानक प्रकट होने से चौंक गया था। आराबेल, तुम खुशी से झूम रही हो, क्या कुछ हुआ है? आराबेल के मूड में बदलाव देखकर यूलिया ने पूछा। पिछले दिन बहुत कुछ हुआ था और आराबेल के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ था। उसने रिजी को गोद ली हुई बेटी के रूप में अपनाया, उसके छोटे भाई को बचाया और उससे मिली, अपने वंश की बागडोर संभाली और ईदान के साथ कुछ समय बिताया। क्या ये सचमुच इतना ध्यान देने योग्य है? आराबेल ने आश्चर्य से पूछा। क्या ईदान के साथ तुम्हारा रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच गया है? क्या तुमने ऐसा किया? इसे गलत समझकर यूलिया ने तुरंत ये सवाल पूछा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आराबेल ने शर्मिंदा होकर तुरंत इनकार करना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतनी खुश हो गई? यूलिया समझ नहीं पाई। मैं अंततः अपने वंश पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो गई हूँ, आराबेल ने घोषणा की, जिससे उसके आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतनी जल्दी? मिलिका ने अपनी शिष्या को संबोधित करते हुए कहा। आराबेल ने भी सिर हिलाया। पुष्टिकरण देखने के बाद मिलिका खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तो क्या तुम आत्मरूप धारण करने में सक्षम हो गई? नहीं, शांत उत्तर आया और कमरे में उदासी का माहौल छा गया। ईदान और आराबेल ने अपने साथियों की निगाहों में थोड़ी निराशा देखी, पर वो जल्द ही गायब हो गई। चिंता मत करो आराबेल, अभी सब कुछ बाकी है और मुझे यकीन है कि तुम इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होगी, मिलिका ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ छोटी बहन, नुकीले कान वाली ठीक कह रही है। हालांकि ईदान ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही उससे आगे निकल जाओगी, सिएरा ने आराबेल को विश्वास दिलाते हुए कहा। यह सच है कि मैंने अभी तक आत्मरूप धारण नहीं किया है, आराबेल ने जल्दी से समझाया, ये समझते हुए कि उसकी बात को गलत समझा गया है। मुझे पता है कि मैंने अपने आइस वैल्करी वंश में महारत हासिल कर ली है, लेकिन मैंने अभी तक आइस वैल्करी में बदलने की कोशिश नहीं की है। उसकी बातें सुनकर जमीनिया समेत सभी लोग चुप हो गए। तो आप कह रही हैं कि आपने अभी तक आत्मरूप धारण करने की कोशिश नहीं की है? सिएरा ने स्पष्ट करने के लिए थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूछा। हाँ, आराबेल ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। मैंने हाल ही में सफलता प्राप्त की है और उस समय मेरे पास प्रयास करने का समय नहीं था। तब ईदान ने कहा कि वो लिम्बो लौटना चाहता और तुम्हारी याद आते मैंने प्रयास स्थगित करके यही प्रयास करने का निर्णय लिया। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? सिएरा ने कहा, और जल्द ही पूरा समूह मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक खुले मैदान में पहुंच गया। हैरानी की बात थी कि लुसिंडा और हीरो को भी किसी तरह इस बात का पता चल गया और वे भी उनके साथ हो लिए। तुम ये कर सकती हो आराबेल, यूलिया ने चिल्लाते हुए कहा, मिलिका, सिएरा और जमीनिया के पीछे ईदान के साथ उसका साथ देते हुए। ये क्या करने जा रही है? लुसिंडा ने पूछा, लेकिन किसी ने उसे समझाना जरूरी नहीं समझा। सिएरा के कहने पर उसने स्थिति पर गौर करने का फैसला किया। हीरो ईदान से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, आराबेल को नजरअंदाज करते हुए। उसकी आंखों में गुस्सा था और साफ दिख रहा था कि वो उससे कितनी नफरत करती है। सबसे थोड़ा अलग खड़ी आराबेल बहुत चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं वो ईदान जैसा काम न दोहरा पाए और आत्मरूप न धारण कर ले, और वो भी सबके सामने। आराबेल ने आंखें बंद कर ली और शांत होने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो शांत नहीं हो पाई। उल्टे उसकी चिंता और बढ़ गई। चाहे कुछ भी हो जाए,
उसने सोचा और अंततः अपने वंश में निपुणता प्राप्त करने के बाद उसने आइस वैल्करी में रूप धारण करने का निर्णय लिया। उसके लंबे लाल बाल सफ़ेद हो गए, मानो चमक रहे हों और चमकते हैं। अरेबेल के गले में एक बर्फ सफ़ेद रोएदार स्कार्फ दिखाई दिया, जो तुरंत बिखरकर उसके पीठ पर 2 जोड़ी बड़े पंखों में बदल गया। उसके चारों ओर की हवा का तापमान तेजी से गिरने लगा। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। अरेबेल के सिर के ऊपर आसमान में बड़े बड़े बादल उमड़ने लगे, जिनसे बर्फ गिरने लगी और उसके आसपास की जमीन बर्फ की मोटी परत से ढक गई। अरेबेल को देखने वाले सभी लोगों ने पलक झपकते स्वयं को बर्फ से सफ़ेद छती के मैदान के बीच पाया। लो शुरू हो गया। जेमिनिया ने इस अद्भुत घटना को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दूसरों की ओर मुड़ी और बोली, ये वो मार्ग है जिससे सभी गुजरते हैं। आत्मरूप धारण करने के पहले का अंतिम चरण। ध्यान से देखें और महसूस करें। ये केवल एक दृश्य घटना नहीं है। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको वास्तव में क्या चाहिए इसका संकेत प्राप्त कर पाएंगे। आत्मरूप? जेमिनिया के अप्रत्याशित बयान से चौंककर लुसिंडा बोली, क्या ये बहन आत्मरूप धारण करने वाली है? हाँ, जेमिनिया ने पुष्टि की। लेकिन कैसे? लुसिंडा सोच रही थी। उच्च जाति के सदस्य होने के नाते हालांकि वो उच्च लोक तक नहीं पहुंची थी, वे आत्मरूप के बारे में जानती थी। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी को इसे प्राप्त करते हुए देखेगी। उच्च लोक में ऐसी अफवाहें थी कि इस घटना का साक्षी बनने से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने आत्मरूप को पाने का मार्ग सुगम बना सकता है। लेकिन आज तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि इस घटना की प्रकट होने के समय को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। जो लोग आत्मरूप धारण करने में सक्षम थे, उन्होंने इसे अनायास प्राप्त किया, अप्रत्याशित ज्ञान प्राप्ति या कुछ क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आवाहित किया। परिणाम स्वरूप बहुत कम लोग इसका लाभ उठा पाए और लाभ का साक्षी बन पाए। इसके अलावा बहुत कम लोग ऐसा कर सके हैं। अध्याय 325। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? ईदान ने अरबेल द्वारा उत्पन्न घटना को देखते हुए सोचा, क्या जब मैंने अपना आत्मा रूप प्राप्त किया था तब भी ऐसी ही घटना हुई थी? कोई भी उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन ईदान को संदेह था कि आग का क्षेत्र, जिसने एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था, संभवतः इसी घटना का परिणाम था, जिसके साथ पागलपन ऊर्जा का विस्फोट भी हुआ था। तुम्हें इसके लिए अरबेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जेमिनिया ने तमाशे से नजरें हटाए बिना कहा। अगर उसने ये सब टालने का फैसला न किया होता तो हम ये नज़ारा न देख पाते। सच तो ये है कि मैंने उसे पहले भी आत्मा का रूप धारण करने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने किसी कारणवश मना कर दिया और आपकी देखरेख में यही ऐसा करने की पेशकश की। ईदान ने शहर लौटने के दौरान अरबेल के साथ हुई बातचीत की यादें साझा की। अरबेल को तब भी ये नहीं पता था कि आत्मा का रूप धारण करने से ऐसी घटना घट सकती है। वो बस चाहती थी कि मास्टर और अन्य लोग उसकी उपलब्धि के साक्षी बने और आशा करती थी कि इससे उन्हें किसी तरह मदद मिलेगी। मिलिका और बाकी सभी लोग अरबेल के ईमानदार इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो अंततः उनके लिए वरदान साबित हुआ और शायद उन्हें वो हासिल करने में मदद करेगा जिसका उन्होंने सपना देखा था। परिवर्तन के बाद अरबेल एक अजीब स्थिति में डूब गई। वो पहले स्वर्गारोहण परीक्षण से जुड़ी घटनाओं को फिर से जीने लगी। उसे अपने छोटे भाई के साथ बिताए बचपन की यादें याद आईं, जो उसकी असली जिंदगी से ज्यादा अलग नहीं थी। अरबेल ने उस आपदा, अपने छोटे भाई अरसलान की मृत्यु और उस समय महसूस किए गए दुख को फिर से जिया। इसके बाद उसकी जागृति हुई और उसे आइस वैल्किरी सिस्टम प्राप्त हुआ। जागृत और तंत्र की संचालक बनने के बाद उसने अपना हृदय बंद कर दिया, किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वो उतनी ही विरक्त और दृढ़ होती गई। अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके पास कोई भी ऐसा नहीं बचा जो उसे प्रिय हो। वो इस दुनिया में एक ठंडे दिल के साथ अकेली रह गई थी। और इन यादों के अंत में अरबेल का सामना एक और जागृत व्यक्ति से हुआ, अग्नि तत्व के जागृत व्यक्ति से, जिसके बारे में उसे स्वर्गारोहण परीक्षण के अंत में पता चला। वो ईदान था। वो भी उसकी तरह अपने स्वर्गारोहण परीक्षण से गुजरा था और उसकी तरह उसे अपने असली जीवन से अलग एक जीवन का सामना करना पड़ा था। ईदान के खिलाफ लड़ते समय अरबेल को पहले से कहीं अलग भावनाएं महसूस हुईं। इस बार वो जानती थी कि वो जिस उग्र आदमी से लड़ रही है वो कौन है, और जितनी देर तक उनकी लड़ाई चलती रही अरबेल उतना ही उसे जारी रखना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसे वो पल अच्छी तरह याद था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जल्द ही ईदान थककर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। बस देखते रहने के बजाय अरबेल ने किसी तरह अपने शरीर पर नियंत्रण पाया और ईदान के सामने आ गई। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उसने उसे देखा।
हाँ हाँ। अरबेल धीरे से हंसा, ईदान को देखकर और थोड़ी लालसा महसूस करते हुए। क्या तुम अब भी उससे चिपकी हुई हो? उसने खुद से पूछा। मैं समझती हूं कि वो तुम्हारे लिए एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया है जो तुम्हारे ठंडे दिल को पिघला सकता है। इन शब्दों के साथ अरबेल ने अपने उस हिस्से को संबोधित किया जो इन सभी घटनाओं से बच गया था, उस हिस्से को जो उसके आइस वैल्किरी वंश से जुड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ यादें हैं, ये असली ईदान नहीं है। ये सिर्फ एक याद है जिससे तुम चिपके रहते हो, एक याद जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। वो असली नहीं है। असली ईदान बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अरबेल ने ईदान की ओर देखा, फिर अपने हाथों में तलवार की ओर, और उसे एहसास हुआ कि उसे क्या करना है। हालांकि अपना कर्तव्य निभाने के बजाय उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और तलवार जमीन पर गिर पड़ी। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं, अरबेल ने साफ कहा। अगर मुझे ताकत पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मानो उसके शब्दों की पुष्टि करने के लिए उसके अंदर कुछ गूंजने लगा। हे। अचानक उसके पीछे से एक ठहाका लगा। अरबेल पलटी और आगंतुक को देखकर आश्चर्य से लगभग गिर पड़ी। वो अपने ही एक अलग रूप के सामने थी। इस रूप के लंबे गुलाबी बैंगनी बाल और आंखें थीं, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ये उसका एक अजीब रूप था। मैं आपसे सहमत हूं, उसने कहा। मैं भी सहमत हूं। अचानक एक तीसरी आवाज गूंजी और अरबेल और उसका पागल रूप पलटा और एक बिल्कुल नए रूप को देखा। इस रूप के लंबे काले बाल और काली आंखें थीं और शरीर पर कई काले अक्षर दिखाई दे रहे थे। अरबेल और उसका पागल वर्जन अविश्वास से उसे घूरते रहे, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हों। मैं यहाँ नहीं हूँ, अरबेल के काले वर्जन ने कहा। यहाँ क्या हो रहा है? अरबेल ने जो देखा उससे दंग रह गई। अच्छा, लग रहा है बहनों का जमावड़ा है, मैड अरबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्यों छुप रही हो? बाहर आओ। हाँ? अरबेल को समझने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसे लगा कि कुछ उससे अलग हो रहा है, और जल्द ही एक चौथा वर्जन प्रकट हो गया। लंबे सफ़ेद बाल और नीली आंखों वाली अरबेल, जिसकी पीठ पर 2 जोड़ी सफ़ेद पंख थे। अपनी विड़ी मुस्कुराहट और थोड़े से भ्रमित दिखने वाले काले वर्जन के विपरीत नए वर्जन में एक दूर और अलग थलग रूप था। अपने इस रूप को अलग करने के बाद अरबेल लंबे लाल बाल और नीली आंखों के साथ अपने सामान्य रूप में लौट आई। वो अविश्वास से अपने 3 अलग रूपों को देखती रही और मन ही मन खुद को कोसती रही। क्या मैं पागल हो रही हूं? नहीं बहन, तुम पागल नहीं हो, उसके तीनों रूप एक साथ बोले, मानो उसके मन की बात पढ़ रहे हों। ये क्या बकवास है? अरबेल ने अविश्वास से उनकी ओर देखते हुए कहा। इसी बीच बाहर अरबेल द्वारा उत्पन्न और अन्य लोगों द्वारा देखी गई घटना बदलने लगी। अरबेल के शरीर ने निषिद्ध क्षेत्र से भारी मात्रा में पागलपन ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ जैसे सफ़ेद परिदृश्य गुलाबी बैंगनी हो गया। इसके बाद उसके शरीर पर काले शिलालेख दिखाई देने लगे और उनसे काला तरल टपकने लगा, जिससे सब कुछ काली ऊर्जा से संक्रमित हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि अरबेल के साथ क्या हो रहा है, और हर कोई चिंतित होने लगा। सभी लोग नीचे खड़े हो जाएं। जमीनिया ने सभी को रोक दिया, उससे पहले कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में कोई कदम उठाए और जो कुछ हो रहा था उसमें अंतर करे। ये घटना अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम चाहते हो कि अरबेल कामयाब हो तो दखलंदाजी मत करो, बल्कि इस मौके पर ध्यान केंद्रित करो और इसका पूरा फायदा उठाओ, ताकि तुम इसे गंवा ना दो। जमीनिया ने कहा, ये देखते हुए कि सब ध्यान से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, अरबेल पर भरोसा करो, वो इसे संभाल लेगी। अध्याय 326। मुझे सचमुच लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। अपने तीनों रूप देखकर एराबेल को सचमुच लगने लगा कि वो पागल हो रही है। जो कुछ हो रहा था उसके लिए उसे कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझ रहा था। अरे बहन, इतना मत सोचो, एराबेल की पागल रूप ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। अगर तुम इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करोगी तो सचमुच पागल हो जाओगी। अन्य 2 संस्करणों ने भी उससे सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बहन? तुम मुझे बहन क्यों कहती हो? क्या तुम मैं नहीं हो? एराबेल ने अपने पागल रूप के व्यवहार से थोड़ा परेशान होकर पूछा। क्या हम बहनें नहीं हैं? देखो, हम कितनी मिलती जुलती हैं, पर साथ ही कितनी अलग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी लोगों ने फिर से सिर हिलाकर उससे सहमति जताई। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम मेरे दूसरे आरोहण परीक्षण का वही रूप हो जो पागलपन की ऊर्जा से जुड़ा है। तुम ही हो जिसने मुझे इतने समय तक इतना परेशान किया है। एराबेल ने पागल गुलाबी एराबेल की ओर इशारा करते हुए गुर्राते में कहा, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। और आप ही हैं जो मेरे आइस वैल्किरी वंश से संबंधित है, और पहले आरोहण परीक्षण से मेरा वो संस्करण है। एराबेल ने सफ़ेद एराबेल की ओर इशारा करते हुए कहा।
और तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बनी। बाकी दो को स्वर्गारोहण परीक्षण से जोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम कौन हो? मैं समझती हूँ कि तुम संभवतः मेरे अंधकार के तत्व और उस अंधकारमय प्राणी से जुड़ी हो जिसके साथ मैंने सहजीवी संबंध स्थापित किया था। एरेबेल अपने सभी रूपों के बीच इस रूप के प्रकट होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाई। मुझे कैसे पता? मैं तो यहाँ नया हूँ, ब्लैक एरेबेल ने संक्षेप में उत्तर दिया। बाकी तीनों लोग उसे घूरते रहे। क्या यह संभव है कि सिस्टम ने जो चेतावनी दी थी वो सच होने लगी है? एरेबेल ने ऊंची आवाज में पूछा। उसे अन्य चेतनाओं के संभावित प्रकटन के बारे में चेतावनी याद आ रही थी। काले, गुलाबी और सफ़ेद एरेबेल ने एक दूसरे की ओर देखा और कंधे उचका दिए। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? एरेबेल ने पूछा। बाकी तीनों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम यहाँ क्यों हो? गुलाबी वाले ने पूछा। हम शुरू से ही यहाँ हैं, तुम यहाँ आए हो, हम नहीं। मैं यहाँ क्यों हूँ? एरेबेल सोच रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या कर रही थी और इस जगह कैसे पहुंची। उसका इरादा तो बस एक आत्मा का रूप धारण करने का था। अरे, आत्मा का रूप? एरेबेल ने कहा, और ये सुनकर गुलाबी लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं बाकी दोनों ने कोई भाव नहीं दिखाया। बिल्कुल, तुम यहाँ तब पहुंचे जब तुमने आत्मा का रूप धारण करने की कोशिश की, पिंक ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या तुम समझते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? एरेबेल ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे उत्तर नहीं पता। इसीलिए तो तुम यहाँ हो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता। गुलाबी हंसी, उसकी आंखें पागलपन की ऊर्जा से चमकने लगीं। और तुम जैसी कोई उसके साथ क्यों है? तुम क्यों हो, मैं क्यों नहीं, क्यों? प्रत्येक शब्द के साथ पिंक एरेबेल का स्वर भारी और पागलपन से भर गया। आह, ये उचित नहीं है, वो चिल्लाई। एरेबेल ने गुलाबी वाले को देखा और सिहर गई। उसी समय बाकी दोनों भी उसे नाखुशी से देखने लगे। क्या तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत है? एरेबेल ने धीरे से निगलते हुए पूछा। ब्लैक और व्हाइट ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एरेबेल की ओर देखा और सिर हिलाया। मुझे सचमुच लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। तुम क्यों और मैं नहीं? पिंक ने पागलपन की खाई में उतरते हुए सवाल पूछा। मैं नहीं कर सकती, मैं उसे खा जाना चाहती हूँ। ऐसा अप्रत्याशित बयान सुनकर एरेबेल और अन्य दोनों लोग आश्चर्य से पिंक की ओर देखने लगे। पिंक के इर्द गिर्द विभिन्न छवियां उभरने लगी। ओह, वो कितना अद्भुत था उन कुत्तियों से लगता हुआ। एरेबेल ने इन तस्वीरों में साफ देखा कि ईदान, जो एक साथ 5 बाहरियों से भिड़ रहा था, पूरी तरह से पागलपन की ऊर्जा में डूबा हुआ था। उसके बाल, आंखें, यहाँ तक कि लपटें भी पागलपन की ऊर्जा से रंगी थीं। मैं तो गर्म हो गई हूँ, मैं पूरी तरह से गीली हो गई हूँ, गुलाबी लड़की ने पागल ईदान की छवि को देखते हुए कहा। क्या वो सुंदर नहीं है? गुलाबी लड़की ने बाकी तीनों की ओर मुड़ते हुए अति प्रसन्नता से पूछा। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। एरेबेल ठिठक गई, हिल भी नहीं सकती थी, अपने सामने के दृश्य को घूर रही थी। उसी समय बाकी दोनों भी शर्मा गए और पिंक की बात पर सहमति में सिर हिलाया। हे, तुम भी यही सोच रहे हो ना? गुलाबी लड़की ने सवाल पूछना जारी रखा। देखो, वो बहुत सुंदर है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फाड़ डाले। और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी रोशनी से मुझे भेद दे, ब्लैक भी शर्माते हुए बोला। और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी गर्म रुको। एरेबेल ने, इससे पहले कि व्हाइट एरेबेल अपने पापी विचार पूरी कर पाती, एरेबेल को आखिरकार होश आ गया। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कामुक कुत्तियाँ, तुम क्या सोच रही हो? हमारे बॉयफ्रेंड के बारे में, तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। एरेबेल ने उन तीनों को आश्चर्य से देखा। वो मेरा है, तुम्हारा नहीं। एरेबेल ने उनकी प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर उन पर गुर्राते हुए कहा। बहनों, लगता है यहाँ कोई हमारी राय से सहमत नहीं है, पिंक ने कहा, और बाकी दोनों ने उसकी बात से सहमति में सिर हिलाया। चलो उसे उसकी जगह दिखाते हैं। चलो आओ कुत्तियों, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ कौन हुक्म चला रहा है। एरेबेल अपने बाकी तीनों संस्करणों के शब्दों से नहीं डरी, और इस तरह एरेबेल की अपने तीनों संस्करणों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। एरेबेल को आश्चर्य हुआ कि हालांकि बाकी तीनों विभिन्न तत्वों और ऊर्जाओं से जुड़े थे, फिर भी उनमें से कोई भी इस जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सका। चारों ने मुक्कों, पंजों, बाल खींचने और दांतों से काटने का इस्तेमाल करते हुए आम इंसानों की तरह आपस में भिड़ंत की। धिक्कार है! आउच, आउच, मेरे बाल! आउच, तुम क्या हो कुत्ते? मेरे दांत! कुत्तियां, तुमने मेरी नाक तोड़ दी। चीखें ज्यादा देर तक नहीं चली। जल्द ही संख्यात्मक बढ़त हावी हो गई और एरेबेल को एक ग्रुप ने पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर श्वेत एरेबेल ऐसा व्यवहार सहन नहीं कर सका और रेड एरेबेल के पक्ष में चला गया। उन्होंने कहा, हालांकि मुझे शिकायत है, लेकिन मैं बड़ी बहन को पीटने की इजाजत नहीं दूंगी। गद्दार! गुलाबी वाला चिल्लाया और दूसरा राउंड शुरू हो गया, 2 के विरुद्ध 2।
चारों एरेबेल की लड़ाई के परिणाम स्वरूप विजेता लाल और सफेद थे, असली एरेबेल और एरेबेल द आइस वैल्किरी। अध्याय 327। मुझे लगता है अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। भीषण युद्ध के बाद 2 लोग खड़े रहे, जबकि अन्य 2 जमीन पर गिर पड़े। उफ! अरेबल ने मुश्किल से कहा, एक दांत थूकते हुए और नाक से खून पोंछते हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का एक हिस्सा सूजा हुआ था और उसकी भौएं और होंठ फटे हुए थे और खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और दोनों हाथों पर पंजों की गहरी खरोंचें थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इस तरह पीटूंगी। अरेबल ने अपने रंगीन रूपों को देखते हुए थोड़ी व्यंग्यात्मकता से कहा। बाकी लोग बहुत अच्छी हालत में नहीं थे, लेकिन उसके उलट गुलाबी रंग में गुलाबी खून था, काले रंग में काला और सफ़ेद रंग में सफ़ेद। पूरी जमीन 4 अलग-अलग रंगों के खून से सनी हुई थी। अरेबल को ये सब देखकर अजीब सा लग रहा था, मानो इस लड़ाई ने लंबे समय से जमा हुई सारी भावनाएं बाहर निकाल दी हों। व्हाइट अरेबल पास में खड़े होकर देख रहा था कि अन्य 2 लोग नीचे झुके हुए हैं और हाँफ रहे हैं। अरेबल और उसके तीनों रूप एक दूसरे को देखने लगे। अब उनमें से कोई भी पहले जैसी सुंदर और परिपूर्ण नहीं लग रही थी। फफ! सबसे पहले पिंक ने हंसना शुरू किया और जल्द ही बाकी लोग भी हंसने लगे, यहाँ तक कि खुद अरेबल भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वे दोनों एक साथ हंसे, लेकिन जल्द ही उनकी हंसी रोने में बदल गई। फुस 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 फुस! वे चारों रोने लगे। धिक्कार है! अरेबल ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने जितनी कोशिश की हो, वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप बैठ गई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा है। सिर उठाकर उसने देखा कि सफ़ेद अरेबल भी रो रहा था और उसे गले लगा रहा था। अरेबल ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लिया और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। 10 सेकंड से भी कम समय बाद अन्य 2 भी उनके साथ आ गए। कुछ समय पहले तक वे एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब वो चारों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। मैं सचमुच मुझे लगता है मैंने अपना दिमाग खो दिया है, अरेबल ने सुसकते हुए कहा। इतनी बेवकूफ मत बनो, बहन, सफ़ेद अरेबल ने कहा। हाँ, मूर्ख मत बनो, गुलाबी ने सहमति जताई। ब्लैक केवल सुसक्कर तीनों बड़ी बहनों की बातचीत सुन रहा था। थोड़ी देर बाद अरेबल और अन्य लोग अंततः शांत हो गए। तो बहनें, आखिरकार अपने दूसरे रूपों से मिलने के बाद अरेबल ने बाकियों को बहनें कहकर संबोधित किया। आप कौन हैं? ओ बहन, गुलाबी ने कहना शुरू किया। अगर आप नहीं जानती कि हम कौन हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हम कौन हैं? अन्य 2 ने अरेबल की ओर देखा और गुलाबी की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अरेबल ने अपनी नज़रें फिर से अपनी 3 आकृतियों पर घुमाई, जो उसकी 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। सफ़ेद अरेबल उसके आइस वाल्करी वंश और बर्फ के तत्व का प्रतीक थी। गुलाबी निस्संदेह पागलपन की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, लेकिन तीसरी आकृति अंधकार के तत्व का प्रतिनिधित्व करती थी। अरेबल इस बात से हैरान थी कि उसकी अपनी शक्तियां उसे 3 अलग-अलग रूपों में क्यों दिखाई देती हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, उसने कहा, और तभी उसे स्पष्ट बात याद आई। ये सब वास्तव में आत्मा का रूप धारण करने से संबंधित है, अरेबल ने चिल्लाते हुए कहा और खुद को इस स्पष्ट बात को भूल जाने के लिए डांटा। ये सब पहले आरोहण परीक्षण की यादों के दोहराव से शुरू हुआ था। मेरा आत्मा रूप संभवतः मेरे रक्त से संबंधित है, ठीक ईदान की तरह, अरेबल ने निष्कर्ष निकाला और जो कुछ हुआ था उसका विश्लेषण किया। घुटने टेकने वाले ईदान के सामने तलवार पकड़े हुए वे पहले से ही जानती थी कि उसे आत्मा का रूप धारण करने के लिए, बर्फ आत्मा रूप धारण करने के लिए क्या करना होगा। हालांकि उसे जो उससे अपेक्षा थी वो पसंद नहीं आई, और ना ही उसकी तीनों बहनों को। बहनें, बिल्कुल बहनें, अरेबल ने धीरे से कहा, जैसे कि इस शब्द में ही कुछ खास बात हो। उसके अलावा कि आप तीनों मेरी शक्ति से जुड़ी हुई हैं, आप किसी कारण से मेरे प्रेमी से बहुत ज्यादा ही जुड़ी हुई हैं, उसने नाराजगी से कहा, और बाकी लोगों को उसकी बात पसंद नहीं आई। उनकी प्रतिक्रिया सुनकर अरेबल ने आह भरी। उसे पहले ही संदेह होने लगा था कि ये 3 लोग कौन थे। धिक्कार है इस सिस्टम पर, उसने कोसा, लेकिन फिर होश में आकर उसने चारों ओर देखा। ओह! उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे याद था कि उसे पहले ही 2 चेतावनियां मिल चुकी हैं। डैन और मुझे पहले ही 2 चेतावनियां मिल चुकी हैं, लेकिन तीसरी अभी तक नहीं मिली है। हमें नहीं पता कि इन 3 चेतावनियों के लिए सिस्टम ने हमारे लिए किस तरह की सजा तय की है,
अरेबल याद करती है, मैं नहीं चाहती कि मुझे पहले पता चले। फिर अपने तीनों संस्करणों को दोबारा देखने के बाद अरेबल ने एक प्रश्न किया, मुझे लगता है अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं? जैसा कि उसने सोचा था, वे तीनों मुस्कुराए और सिर हिलाया। हर एक की अपनी अनोखी मुस्कान थी। मुझे लगता है अब हमारा काम खत्म होने का समय है, अरेबल ने खड़े होते हुए कहा। बाकी तीनों की तरह उसके घाव भी चमत्कारिक रूप से भरने लगे थे। डैन मेरा इंतजार कर रहा है। हे, केवल आप ही नहीं बल्कि हम भी। इस बार अरेबल ने इनकार नहीं किया। कुछ अंत में कहना है? हे, हमें इंतजार मत करवाना बहन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो दोष अपने ऊपर ले लेना, गुलाबी ने कहा। अरेबल को अपनी बहन की बात समझ में आ गई और वो शर्मा गई। बाकी दोनों गुलाबी वाले के उलट बस मुस्कुरा रहे थे। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि अरेबल पहले से ही सब कुछ जानती थी जो वे सोच रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो जानते थे कि वो क्या सोच रही है। अरेबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें फिर से खोलीं तो उसके तीनों रूप गायब हो चुके थे। उनकी जगह 3 अलग-अलग ऊर्जाओं के समूह आ गए थे जो उसकी पुकार मानकर उसके शरीर में प्रवेश कर गए। किसने सोचा था कि संदेह के बीज बोने वाली सिस्टम की एक साधारण चेतावनी के कारण मैं अनजाने में अपने एक हिस्से को नकारने लगूंगी, अरेबल ने धीरे से कहा। अरेबल को एहसास हुआ कि डर और असुरक्षा के कारण वे अनजाने में ही अपने कुछ हिस्से को नकारने लगी थी। पहले उसने उस आत्मा को नकारा जो पहले आरोहण परीक्षण के बाद प्रकट हुआ था, फिर इसके दुष्परिणाम स्वरूप उसने अपने पागल रूप को नकारना शुरू कर दिया। तीसरा नया संस्करण स्वतः ही प्रकट हो गया जब उसने एक अंधकार प्राणी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हर बार जब उसे शक्ति मिली, डर उसे अपने एक हिस्से को अस्वीकार करने पर मजबूर कर देता था। ये तीनों रूप उसी के हिस्से थे। मेरी भावनाएं अस्त व्यस्त इसलिए थीं क्योंकि मैं खुद को नकार रही थी, इसलिए सिस्टम मेरे स्नेह का आकलन नहीं कर पा रहा था, अरेबल ने सोचा। आखिरकार खुद को नकारते हुए मैं अपनी कुछ भावनाओं को भी नकार रही थी। अपने गुलाबी संस्करण के शब्दों और व्यवहार को याद करते हुए वे आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी। क्या मैं सचमुच इतनी कामुक हूं? अध्याय 328। वो सफल हो गई है। और अब क्या? एरेबेल ने अकेले में पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। उस समय जब आसपास कोई नहीं था, उसे सचमुच अकेलापन महसूस हुआ। यदि मैंने आत्मा का रूप धारण करने का प्रयास ना किया होता तो मुझे अपनी समस्याओं का एहसास ही ना होता, उसने सोचा। शायद ये उस आवश्यकता का हिस्सा है जिसके बारे में मास्टर और सिएरा बात कर रहे थे। आत्मा रूप को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? उसने उन आवश्यकताओं को याद किया जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्राणियों को पूरी करनी चाहिए। ये एक ऐसी आवश्यकता है जो हर किसी के लिए अलग अलग है, और जिसे मैं आवश्यकता समझती थी, वो शायद एक चाल, एक परीक्षा मात्र थी। उसने उस क्षण को याद किया जब वो घुटनों के बल बैठे ईदान के सामने खड़ी थी और उस समय जो भावना उसे जकड़े हुए थी। इससे पहले जब सिस्टम ने एरेबेल को चेतावनी दी थी, उसके मन में शंकाएं घर कर गई थी। वो अपनी शक्तियों से डरने लगी थी। नई वंशावली से प्राप्त शक्ति, पागलपन की ऊर्जा और एक अंधेरे प्राणी के रूप में बाहरी नेता की मृत्यु के बाद उसे प्राप्त नई शक्ति। उसे डर था कि विफलता के कारण, जैसा कि सिस्टम ने चेतावनी दी थी, अन्य चेतनाएं और व्यक्तित्व प्रकट हो सकते हैं। लेकिन अब जब एरेबेल को अपनी क्षमताओं का एहसास हो गया था और अब वो उनका उपयोग करने से नहीं डरती थी, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से अपना आइस वैल्किरी रूप धारण करने का निर्णय लिया। एरेबेल एक चमकदार बर्फ सफ़ेद सुंदरता में बदल गई, जिसकी पीठ पर 2 जोड़ी सुंदर पंख थे। हमेशा की तरह उदासीन और उदासीन भाव के स्थान पर उसके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। ये एक बिल्कुल नया एहसास है, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसका परिवर्तन पहले से बिल्कुल अलग था। अब उसके विचारों और भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कोई अकड़न, बेचैनी या कोई और नकारात्मक बात नहीं थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। एरेबेल इसे महसूस कर सकती थी। आखिरकार उसका आइस वैल्किरी वंश पूरी तरह से उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया था। वो सचमुच एक आइस वैल्किरी बन गई थी। क्या ये संभव है? उसने सोचा। उसे अपने श्वेत संस्करण की याद आ गई और फिर अन्य 2 की भी। मैं नहीं जानती कि आगे क्या करना है, तो क्यों ना अभी प्रयास किया जाए, एरेबेल ने सोचा, और परिवर्तन को रोके बिना उसने अपनी पागलपन ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया।
रक्त शक्ति और पागलपन ऊर्जा के साथ उसके पिछले अनुभव के कारण ये प्रक्रिया उतनी ही आसानी से हो गई जितनी कि उसका आइस वैल्किरी में रूपांतरण। एरेबेल अब पागलपन की ऊर्जा और उसके दुष्प्रभावों से नहीं डरती थी। वो बस अपने गुलाबी संस्करण की हरकतों को याद करके शर्मा जाती थी, और साथ ही उसे याद आता था कि उसके पास एक खरगोश की पोशाक है जो उसे सिस्टम से इनाम के तौर पर मिली थी, और बस उस प्रदर्शन से ही उसके सिर के ऊपर भाप सी उठने लगती थी। ऐसे वक्त में तुम क्या सोच रहे हो? उसने सोचा, इन विचारों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए। इन दिनों मैं अक्सर ऐसे विचारों में डूबी रहती हूँ। एरेबेल ने आह भरी और आत्मशक्ति से स्वयं का निरीक्षण किया। पिछली बार जब वो बाहरी नेताओं के खिलाफ लड़ी थी तो उसके पंखों की केवल एक जोड़ी का रंग पागलपन ऊर्जा के रंग में बदल गया था, साथ ही उसके बालों का एक हिस्सा और उसकी दाहिनी आंख। अब बर्फ सफ़ेद पंखों की दोनों जोड़ी गुलाबी बैंगनी रंग में बदल गई, साथ ही उसके बाल और दोनों आंखें भी। पागल बर्फीली वैल्केई, एरेबेल ने उसके नए रूप को देखते हुए बुदबुदाया, जिसमें उसने अपनी दोनों शक्तियों, बर्फीली वैल्किरी की रक्तवंशावली और पागलपन ऊर्जा को पूरी तरह से मिला दिया था। एरेबेल को लगा कि उसकी दोनों शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण संयोजन से उसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई है। इसमें कोई विरोधाभास या असंतुलन नहीं था, बल्कि ये दोनों शक्तियां एक दूसरे की पूरक और सुदृढ़ थीं। अपनी नई क्षमताओं से पूरी तरह अवगत होकर एरेबेल ने अपनी दोनों शक्तियों के साथ एक और नई शक्ति, अंधकार तत्व, को जोड़ने का साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। अंधकार में प्राणी के साथ संबंध के कारण इस तत्व के बारे में उसकी कमजोर समझ काफी सुधर गई थी, और वो इसे अपने इस नए रूप में शामिल करने की कोशिश कर सकती थी। हालांकि जब अंधकार का तत्व पहले से ही संतुलित दो शक्तियों के साथ मिलने लगा तो उनका सामंजस्य कमजोर पड़ने लगा। उसकी दोनों मुख्य शक्तियां अंधकार की शक्ति का प्रतिरोध या विरोध तो नहीं कर सकती थी, लेकिन खुद एरेबेल को इस नई शक्ति का सामना करना मुश्किल लग रहा था। इन तीनों शक्तियों को एक साथ मिलाना तो दूर की बात थी, लेकिन एरेबेल ने हार नहीं मानी। उसने और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, और अंधकार के हर नए प्रवाह के साथ संतुलन बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया। यस, ये काम कर गया, एरेबेल ने कहा जब वो चमत्कारिक रूप से अंधकार के तत्व को चालू करने और इसकी तीन शक्तियों के बीच एक नाजुक बल्लेबाजी बनाने में सफल हो गई। खुशी के मारे उसने अपनी आत्मशक्तियों का प्रयोग करके अपने स्वरूप में आए परिवर्तनों का निरीक्षण करने का भी प्रयास नहीं किया। एरेबेल को अपनी ताकत फिर से बढ़ती हुई महसूस हुई। वो ठीक नहीं बता सकती थी कि कितनी, लेकिन किसी कारण से उसे यकीन था कि ईदान के आंकड़ों के सहारे के बिना भी वो शुरुआती और मध्यम प्लैटिनम श्रेणी के जीवों को हरा तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम उनका प्रतिरोध तो कर ही पाएगी। उसकी तीनों शक्तियां एक साथ मिलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली होती गई। एरेबेल खुद की उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सकी, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि उसकी शक्तियां और भी ज्यादा प्रबलता से प्रतिध्वनित होने लगी हैं। एरेबेल की पहले से ही पीली त्वचा डर के कारण पूरी तरह से रंगहीन हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, उसने घबराकर कहा, अपनी क्षमताओं पर लगाम लगाने की कोशिश करते हुए। लेकिन सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया और जल्द ही तीनों शक्तियों ने उसे निगल लिया। ईदान और अन्य लोगों की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। बर्फ जैसे सफ़ेद पंखों के दो जोड़े छोटे छोटे बर्फ के कणों में टूटकर एरेबेल के चारों ओर घूमने लगे। उनके पीछे पीछे पागलपन की ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निकली, जो इन सफ़ेद कणों के साथ मिलकर एक सुरीली और मनमोहक दृश्य का निर्माण कर रही थी। हालांकि पागलपन की ऊर्जा के बाद एक तीसरी अंधेरी शक्ति इस हारमनी में प्रवाहित होने लगी। ईदान सहित सभी लोग चिंतित होने लगे। तीनों शक्तियां एक साथ मिलकर एरेबेल के चारों ओर एक घना भंवर बना गई, जिसे वो वहां मौजूद लोगों की नज़रों से छिप गई। यहाँ तक कि आत्मशक्ति भी अंदर घुसकर ये नहीं देख सकती थी कि अंदर क्या हो रहा है। चिंता मत करो, लगता है वो सफल हो गई है। जमिनिया के शब्दों ने सबको थोड़ा शांत किया और खुश भी किया। वे इस अद्भुत प्रक्रिया के पूरा होने का बड़े उत्साह से इंतजार करने लगे। जिन लोगों को अभी तक अपना आत्मरूप नहीं मिला है, उन्हें एरेबेल द्वारा उत्पन्न की गई इस घटना से बहुत लाभ हुआ है। यहाँ तक कि स्टाफ का ही नायक भी इससे अछूता नहीं रहा। भंवर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और जल्द ही हल्की हवा के झोंके के साथ वो विलीन हो गया, जिससे वहां उपस्थित लोगों की आंखों के सामने एक अद्भुत सौंदर्य प्रकट हुआ। वो सफल हो गई है, जमिनिया ने एरेबेल के नए रूप को देखते हुए कहा। हाँ, एरेबेल अपने आत्मरूप में सबके सामने प्रकट हुई, आंखें बंद किए हवा में तैर रही थी।
इस रूप में अरेबेल की त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद हो गई, जिसमें हल्के नीले रंग की छटा थी, और उसके लंबे सफ़ेद बाल हवा में तैरते हुए से प्रतीत हो रहे थे। उसकी सफलता के साथ अरेबेल के कारण हुई घटना की शक्ति समाप्त हो गई। आकाश में बादल जल्द ही छंट गए और बर्फबारी भी। हालांकि पहले गिरी कुछ बर्फ अभी भी बनी हुई थी और जल्द ही उस क्षेत्र के उच्च तापमान के प्रभाव में पिघलने लगी। सभी लोग बेसब्री से अरेबेल के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अरेबेल का शरीर, जो कैनवस की तरह पवित्र और सुंदर लग रहा था, पागलपन ऊर्जा का गुलाबी बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। उसके बर्फीले सफ़ेद बाल भी इस असामान्य रंग में बदल गए, जिससे अरेबेल का मूल स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। फिर उसके शरीर पर काले निशान उभर आए, जो उसके सिर तक बढ़ते हुए अंततः उसके बालों तक पहुंच गए। बालों तक पहुंचते ही वो पूरी तरह काले हो गए और तरल हो गए, मानो किसी काले द्रव्य में बदल गए हों। और जब सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अरेबेल के काले बाल उसके शरीर की तरह फिर से सफ़ेद हो गए। वो अपने मूल आत्म रूप में लौट आई। वाह वाह! वो चिल्लाई और डर गई। उसने अपनी आंखें खोली और घबराहट में चारों ओर देखने लगी। अध्याय 329 प्रथम वरित का हिम आत्मा रूप। उआ! और अरेबेल चीखी और डर गई। उसने अपनी आंखें खोली और घबराहट में चारों ओर देखा। क्या मैं जिंदा हूँ? अरेबेल ने आश्चर्य से अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए कहा, जो बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। इस तस्वीर ने उसे राजधानी के पास घटी उस घटना की बहुत याद दिला दी, जब ईदान अपने वंश पर नियंत्रण पाने और अपना आत्मा रूप पुनः प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। इस बार आग के उस विशाल क्षेत्र की जगह बर्फ से ढके एक विशाल क्षेत्र ने ले ली थी। ये देखकर कि उसके सभी परिचित उसे आश्चर्य से देख रहे हैं, अरेबेल ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। जब उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी नज़र तुरंत अपनी त्वचा के रंग पर पड़ी। अपने हाथों को देखते हुए अरेबेल को एहसास हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह बदल गया है। अपने आत्मिक रूप में ईदान की तरह अब उसका शरीर भी पूरी तरह बर्फ के तत्व से बना था। डिंग डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने पहले सर्कल का आई स्पिरिट रूप अनलॉक कर लिया है। डिंग डिंग! होस्ट, आपको अपना पहला ब्लड लाइन टाइटल चाइल्ड ऑफ आइस भी मिल गया है। डिंग डिंग! पागलपन की ऊर्जा के साथ बर्फ आत्मा रूप के सफल संयोजन से आपने एक नया अतिरिक्त रूप प्राप्त कर लिया है, पागल बर्फ आत्मा रूप। डिंग डिंग! बर्फ आत्मा रूप और अंधेरे के तत्व के सफल संयोजन से आपने एक नया अतिरिक्त रूप प्राप्त कर लिया है, डार्क आई स्पिरिट रूप। डिंग डिंग! पागलपन की ऊर्जा और अंधेरे के तत्व के साथ बर्फ आत्मा रूप के सफल संयोजन से आपने एक नया अतिरिक्त रूप प्राप्त कर लिया है, पागल डार्क बर्फ आत्मा रूप। उहा 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 उहा! अरेबेल चिल्लाई। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सिस्टम की सूचनाएं एक के बाद एक उसके सामने आने लगी। एक क्षण में उसने न सिर्फ अपने आत्मा रूप बर्फ आत्मा रूप की खोज की थी, बल्कि 3 पूरी तरह से नए रूपों की भी खोज कर ली थी। अरेबेल को सभी जानकारी समझने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि सिस्टम नई सूचनाएं जारी करना शुरू कर दिया। सिस्टम प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। डिंग डिंग! आपका स्तर बढ़कर 26 हो गया है। डिंग डिंग! आपका स्तर बढ़कर 27 हो गया है। डिंग डिंग! आपका स्तर बढ़कर 30 हो गया है। सिस्टम का तीसरा मुहर अभी तक नहीं हटाया गया है। आरोहण परीक्षण अभी उपलब्ध नहीं है। न केवल अरेबेल बल्कि ईदान, जो उस समय अरेबेल के आत्मा रूप से मंत्रमुग्ध था, उसे भी इसी तरह की सूचना मिली। जब अरेबेल ने सफलतापूर्वक अपने वंश पर नियंत्रण कर लिया और अपना आत्मा रूप प्राप्त कर लिया, तो सिस्टम ने अंततः अपना प्रतिबंध हटा दिया और उनका स्तर 30 तक बढ़ा दिया। इससे प्रसन्न होकर अरेबेल और ईदान दोनों ने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोली और जांच शुरू कर दी। स्थिति: नाम अरेबेल मॉर्गन, लिंग महिला, आयु 18 वर्ष, जाति मानव, साथी ईदान फीन मंगेतर, स्नेह 75%, साधना पथ, सिस्टम होस्ट, प्रणाली सर्वोच्च पत्नी प्रणाली, सर्वोच्च पति प्रणाली के साथ समन्वित, सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य प्लस, विशिष्ट विशेषता 1, शीर्षक सर्वोच्च आंशिक रूप से मुहरबंद, उपलब्ध नहीं, योग्यताएं आवश्यक, विशिष्ट विशेषता 2, युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 50%, बदलें। मुख्य आंकड़े: स्तर 30, शक्ति 237, 290, सहन शक्ति 241, 289, दक्षता 272, 325, बुद्धिमत्ता 243, 244, मन 292, 346, अतिरिक्त आंकड़े: पागलपन की ऊर्जा 323, 643, क्षमताएं: मानसिक संबंध, ईदान फीन, खाना पकाने का स्तर 2, कटाई का स्तर 2, पहचान की आंख बुनियादी स्तर, सम्मन, अवतार, व्यापार 4414 SP,
रक्त रेखा मानव मुख्य गोल्डन रैंक, स्लॉट 1 आइस वैल्करी सहायक गोल्डन रैंक, स्लॉट 2 उपलब्ध नहीं, रसायन विज्ञान रक्तसार अमृत सरलीकृत, पशुओं को वश में करना, अनुबंधित जानवर 1 स्टार, परफेक्ट डॉपलगैंगर 2 स्टार, वैम्पायर या छिपाया गया, स्थिति नाम ईदान फीन, लिंग पुरुष, आयु 19 वर्ष, जाति मानव, साथी अरेबेल मॉर्गन, मंगेतर स्नेह 75%, साधना पद सिस्टम होस्ट, प्रणाली सर्वोच्च पति प्रणाली, सर्वोच्च पत्नी प्रणाली के साथ समन्वित, सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य, विशिष्ट विशेषता 1 शीर्षक सर्वोच्च आंशिक रूप से मुहरबंद, उपलब्ध नहीं योग्यताएं आवश्यक, विशिष्ट विशेषता 2 युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान, वर्तमान में 50%, बदलें मुख्य आंकड़े स्तर 30, शक्ति 283, 289, सहन शक्ति 242, 289, दक्षता 239, 292, बुद्धिमत्ता 283, 335, मन 363, 420, अतिरिक्त आंकड़े पागलपन की ऊर्जा 500, 698, क्षमताएं मानसिक संबंध अरेबेल मॉर्गन, कटाई का स्तर 2, खाना पकाने का स्तर 2, पहचान की आंख बुनियादी स्तर, सम्मान अवतार व्यापार 4414 SP, रक्त रेखा मानव मुख्य गोल्डन रैंक, स्लॉट 1 अल्फा फायर सहायक गोल्डन रैंक, स्लॉट 2 उपलब्ध नहीं, रसायन विज्ञान रक्तसार अमृत सरलीकृत, पशुओं को वश में करना, अनुबंधित जानवर 1 स्टार, परफेक्ट डॉपलगैंगर 2 स्टार, वैम्पायर या छिपाया गया। बस इस क्षण में ईदान और उसके प्रेमिका ने सबसे पहले अपने नाम के आगे बने उन प्रतीकों पर ध्यान दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। ईदान के लिए अराबेल के नाम के आगे मंगेतर लिखा था और अराबेल के लिए ईदान के नाम के आगे मंगेतर लिखा था। उसके बाद ईदान और अराबेल ने स्नेह का प्रतिशत देखा और अराबेल की समझ में ना आने वाले चिन्ह गायब हो गए और आखिरकार वो सही संख्या देख सके। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों के अंक बिल्कुल 75% थे, ना अधिक ना कम। डिंग डिंग, कार्य श्रृंखला से पहला कार्य अनुलग्न स्तर को 75% तक बढ़ाएं पूरा हो गया है। डिंग डिंग, भूत आंकड़ों नामक एक नई अनूठी क्षमता अनलॉक हो गई है। भूत आंकड़े, मेजबान अपने साथियों के आंकड़ों को प्रभावित किए बिना उनके सभी आंकड़ों के औसत के बराबर की राशि से अपने किसी एक आंकड़े को अस्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। होस्ट की स्थिति में एक नया आंकड़ा जोड़ा गया है, औसत आंकड़ा। कार्य श्रृंखला से दूसरा कार्य माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें सक्रिय हो गया है। सिस्टम से कार्यों की श्रृंखला के दूसरे कार्य के शुरू होने के साथ अराबेल और ईदान दोनों नई शर्तों का सामना किया जो उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग थीं। अराबेल के सामने निम्नलिखित कार्य है। अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने माता पिता से मिलवाएं और उनका आशीर्वाद लें। माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया गया, पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया गया। ओह, अराबेल ने दूसरे कार्य की शर्तों पर नजर डालते हुए कहा। उसे पहले से ही ऐसी किसी चीज की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई। पिछले 2 महीनों में अराबेल बहुत कुछ झेल चुकी थी और उसका स्वभाव काफी बदल गया है। जो समस्याएं पहले उसे मुश्किल लगती थी वो अब उसे इतनी ज्यादा परेशान नहीं करती। उसी समय ईदान अपने सामने आए नोटिफिकेशन को देखता रह गया। सिस्टम, क्या तुम काम से बाहर हो? उसने अनुरोध पढ़ने के बाद गुस्से से पूछा। अपनी प्रेमिका को अपने माता पिता से मिलवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया गया, पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया गया। तुम्हें क्या लगता है मैं बेल को अपने मृत पिता से कैसे मिलवाऊंगा? ईदान कारी खिड़की से नजरें हटाए बिना सोचने लगा। अध्याय 330 रक्त रेखा आइस वॉल्करी सहायक प्लस। सिस्टम की कार्य श्रृंखला में दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता पर एक बार फिर से विचार करने के बाद ईदान ने हल्की आह भरते हुए खिड़की बंद कर दी। जब हम मौजूदा समस्या का समाधान कर लेंगे और राजधानी लौट आएंगे, तब हमें इस मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहिए। अभी इस पर दिमाग खपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने सोचा और वापस अराबेल के बारे में सोचने लगा। वो उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसके विपरीत, जो अपनी आत्मा का रूप पाने के बाद लगभग नग्न था। अराबेल ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए अपने आत्मा रूप में कपड़ों जैसा कुछ पहना हुआ था। ईदान ने गौर किया कि हालांकि ये कपड़े जैसे लग रहे थे, पर असल में ये अराबेल का ही एक अंग थे। ऐसा लग रहा था कि ये कपड़े ना सिर्फ वो सब कुछ छिपा रहे थे जो अभद्र हो सकता है, बल्कि उसके शरीर की खूबसूरती को भी निखार रहे थे। एराबेल ने भी ईदान की तरह ही सोचते हुए कार्य विंडो बंद कर दी और अपना ध्यान अपनी स्थिति पर केंद्रित कर लिया। अनूठी विशेषता 2 युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान, वर्तमान में 50%, बदलना, भूत आंकड़े। एक तीसरी अनूठी क्षमता सामने आई है, भूत आंकड़े। इसके अलावा अराबेल ने अपने आंकड़ों में एक नई रेखा देखी। मुख्य आंकड़े स्तर 30, शक्ति 311, सहन शक्ति
287, निपुणता 323, बुद्धि 284, मन 345, औसत 310। अतिरिक्त आंकड़े: पागलपन ऊर्जा 613। स्पष्टता, पागलपन की ऊर्जा के आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है। उसने मन ही मन कुछ गणना करते हुए कहा, सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर यह क्षमता काफी उपयोगी है। इसके साथ आप 5 आंकड़ों में से एक को लगभग दोगुना कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरी क्षमता है जो हमें मिली है। मुझे आश्चर्य है, क्या इससे पहली अनोखी क्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है? अराबेल ने नई क्षमता का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों की कल्पना करते हुए सोचा। फिर उसका ध्यान पिछले दिन एकत्रित किए गए सिस्टम पॉइंट्स पर गया। व्यापार प्लस 4414 सिस्टम पॉइंट्स। अंत में उसकी नज़र उस लाइन पर पड़ी जहां लिखा था रक्त रेखा प्लस। रक्त रेखा प्लस मुख्य मानव स्वर्ण रैंक प्लस स्लॉट आइस वॉल्करी सहायक गोल्डन रैंक प्लस स्लॉट 2 अनुपलब्ध। करीब से निरीक्षण करने पर आराबेल ने आइस वॉल्करी के वंश के नाम के आगे एक प्लस का चिन्ह देखा, जैसा कि ईदान के अल्फा ऑफ फायर वंश के आगे था। इस पर ध्यान देते हुए उसने साइन पर क्लिक किया और एक अतिरिक्त विंडो खुल गई। रक्त रेखा आइस वॉल्करी सहायक, पहला रूप आइस वॉल्करी का परिवर्तन, रैंक गोल्डन। विवरण: ये क्षमता मेजबान को जुनोनिया की दुनिया की सबसे शक्तिशाली जाति वॉल्करी, विशेष रूप से आइस वॉल्करी में रूपांतरित होने का अवसर प्रदान करती है। इस परिवर्तन के दौरान मेजबान के सभी आंकड़े उसके वंश के रैंक के अनुरूप गोल्डन रैंक तक एक स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बर्फ से संबंधित सभी कौशलों की समझ और महारत एक स्तर तक बढ़ जाती है। दूसरा रूप बर्फ की आत्मा का परिवर्तन, रैंक पहला दौर, शीर्षक बर्फ का बच्चा। विवरण: ये बर्फ की आत्मा का एक विशेष रूप है। इस परिवर्तन के दौरान मेजबान के सभी आंकड़े 20% बढ़ जाते हैं और साथ ही उसे बर्फ तत्व के स्रोत की गुणवत्ता के आधार पर अतिरिक्त बढ़ावा भी मिलता है। इसके अलावा मेजबान की क्षतिपूर्ति, मन और सहन शक्ति की गति बहुत तेज हो जाती है और ये गति भी बर्फ के तत्व के स्रोत की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। परिवर्तन की आवश्यकताएं: बर्फ आत्मा का परिवर्तन केवल एक बर्फ वॉल्करी के रूप में उपलब्ध है और यदि पास में बर्फ के तत्व का स्रोत है। अतिरिक्त प्रारूप: मैड आइस स्पिरिट फॉर्म स्पिरिट ऑफ आइस का एक विशेष रूप है जो पागलपन की ऊर्जा के साथ मिलकर और भी बेहतर हो जाता है और ये सभी प्रकार के प्रदर्शन में 15% की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान करता है। परिवर्तन की आवश्यकताएं: मैड आइस स्पिरिट फॉर्म परिवर्तन केवल एक आइस वॉल्करी के रूप में उपलब्ध है और यदि पास में बर्फ के तत्व का स्रोत और पागलपन की ऊर्जा का स्रोत है। डार्क आइस स्पिरिट फॉर्म आइस स्पिरिट का एक विशेष रूप है जो डार्कनेस एलिमेंट के साथ मिलकर और भी बेहतर हो जाता है। ये सभी प्रकार के प्रदर्शन में 15% की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान करता है। परिवर्तन की आवश्यकताएं: डार्क आइस स्पिरिट फॉर्म परिवर्तन केवल एक आइस वॉल्करी के रूप में उपलब्ध है और यदि पास में बर्फ के तत्व का स्रोत और पास में अंधेरे के तत्व का स्रोत है। मैड डार्क आइस स्पिरिट फॉर्म आइस स्पिरिट का एक विशेष रूप है जिसमें पागलपन की ऊर्जा और अंधेरे के तत्व का मिश्रण है। ये सभी विशेषताओं में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रदान करता है, 30% तक। क्या ये तीसरा रूप इस्तेमाल करना संभव है? अराबेल ने संदेह से पूछा, पहले से ही ये मानते हुए कि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि इसे एक साथ सक्रिय करने के लिए 3 अलग-अलग स्रोतों की आवश्यकता थी। ओह! अराबेल ने आप भरी, एक बार फिर अपनी वंशावली के बारे में जानकारी वाली खिड़की की ओर देखते हुए। फिर वो मुस्कुराई और खुश थी कि इडाक की तरह वो भी अपना आत्मा रूप वापस पाने में सक्षम हो गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जेमिना की आवाज उसके बगल में गूंजी जब अराबेल अपना आत्मारूप रद्द करने वाली थी। हाँ? अराबेल ने थोड़ा डरते हुए पीछे मुड़कर पूछा। उसने देखा कि जेमिना मुस्कुरा रही है और उसके शरीर को दिलचस्पी से देख रही है। मैं कह रही हूँ, यदि आप नग्न नहीं दिखना चाहती तो बेहतर होगा आप अभी अपना आत्मारूप रद्द ना करें। जेमिना के शब्द उसके सिर में बिजली की तरह गड़गड़ाए। अराबेल ने अपनी नजरें नीची कर लीं और अपने शरीर को ध्यान से जांचा। यद्यपि वो कुछ ऐसा कपड़ा पहने हुए थी जो उसके निजी अंगों को छुपा रहा था, पर जिस तरह से वो उसके शरीर से चिपका हुआ था उससे उसके सभी गुणों पर जोर पड़ रहा था। ये महसूस करते हुए उसने अपना सिर उठाया और जल्दी से ईदान को ढूंढ लिया जो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। ईदान को देखकर अराबेल को याद आया कि उसने उसके आत्मा रूप में प्रकट होने पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी।
खुद से उसके तुलना करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने उतनी हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी जितनी उसने दी। फिर भी वो उसकी प्रतिक्रिया से खुश थी। उसने तुरंत अपना रूप नहीं बदला, बल्कि ईदान को अपनी सुंदरता का आनंद लेने के लिए कुछ और समय देने का फैसला किया, जिससे वो खुद भी खुश थी। आखिरकार अरेबेल को यकीन नहीं था कि वो कितनी जल्दी फिर से ये रूप धारण कर पाएगी। आहा, छोटी बहन, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने हमें कितना अद्भुत उपहार दिया है? सियरा ने अरेबेल के पास आते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। वो अपनी छोटी बहन के आत्मा रूप में नए रूप की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। किस तरह का उपहार? अरेबेल ने पूछा, अभी भी इस बात से अनजान थी कि वो इस घटना से क्या लाभ लेकर आई है। तुमने जब अपने आत्मा रूप को प्राप्त किया तब जो घटना उत्पन्न की, उसकी वजह से अंततः मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपना आत्मा रूप कैसे मिलेगा, सियरा ने कहा, जिससे अरेबेल प्रिय रूप से आश्चर्यचकित हुई। सच में? अरेबेल को विश्वास नहीं हुआ। हाँ अरेबेल, तुमने न सिर्फ उसकी बल्कि हमारी भी मदद की। सियरा के ठीक पीछे आकर मिलिका ने पुष्टि की। उसके पीछे यूलानिया, ल्यूसिंडा और हीरो थे। पहले तो अरेबेल को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने उनके चेहरे देखे तो वो असमंजस में पड़ गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। शुक्रिया छोटी बहन, ल्यूसिंडा ने अरेबेल की ओर देखते हुए सच्चे मन से कृतज्ञता से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा चमत्कार देखेगी और उससे इतना लाभ उठाएगी, खासकर ये देखते हुए कि ल्यूसिंडा का अरेबेल के साथ सियरा या एस्मा जितना घनिष्ठ संबंध नहीं था। यूलालिया ने अरेबेल को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा, जबकि हीरो के मन में विरोधाभासी भाव थे। वहां मौजूद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है।